ओके, सो दिस इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन. अभी मेथड्स आर पब्लिक, ठीक है, सो दे आर अवेलेबल लाइक दिस एंड वाया आई अकाउंट ऑब्जेक्ट एज वेल. So method that I have implemented is accessible via the actual class object as well as the reference, the base class. अभी दोनों तरीके से एक्सेसिबल है. अब इनमें से एक इम्प्लीमेंटेशन को मैं बना देता हूँ इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट बनाने का तरीका मैं लिखूंगा आई अकाउंट डॉट विथड्रॉ. अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, पब्लिक हटा दिया क्योंकि इंटरफेस के मेथड्स बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं और मैंने मेथड के नाम के आगे इंटरफेस का नाम लगा. दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन. अब इस केस में आप यहाँ आके देखिए, जब मैं लिखता हूँ करंट अकाउंट डॉट विथड्रॉ तो मुझे नहीं दिख रहा, बिकॉज दैट इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास, इट्स एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस. तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं मिलेगा, लेकिन ये यहाँ दिखेगा. यानी यहाँ अगर मैं लिखता हूँ अकाउंट डॉट विथड्रॉ, यहाँ मुझे दिख रहा है. यहाँ नहीं दिख रहा, ये एरर है. क्लियर हुआ या नहीं? अगर आप इसको जो विथड्रॉ मेथड है ना उसको पब्लिक बना तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वो इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंटेशन होगा. पब्लिक मीन्स इम्प्लिसिट मीन्स आई हैव द डेफिनेशन इन दिस क्लास विच आर एक्चुअली हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस. आप इंटरफेस की डेफिनेशन को हाइड कर रहे हो. अगर आपने पब्लिक लगाया है, ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये वाली और ये वाली, दीज आर एज गुड एज हाइडिंग. ये देखो, कीवर्ड न्यूज रिडंडेंट because property amounts hide nothing, but this is hiding. ये हाइडिंग है. इंप्लीमेंट किया आपने, बट आपने अपनी डेफिनेशन से उसको हाइड कर दिया. सो दिस डेफिनेशन अमाउंट एंड डिपॉजिट करंट अकाउंट क्लास में भी है और आई अकाउंट में भी है. कौन है? चलो बोलो सर, ये थोड़ा काम करेंगे ऊपर टैंकी का. अभी रोटी खाने जा रहे हैं, बाद में आएंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? डाउट्स? समझ आया? एक चीज पूछना था, जैसे हमने वहाँ पे पब्लिक क्या एक्सप्लिसिट बेसिकली ये हो गया कि अब मैं आई अमाउंट का जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मुझे अवेलेबल होगा, अदरवाइज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नहीं होगा. क्यों करूं? दैट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, द आंसर इज आई एम बाउंड बाय द इंटरफेस that I have to write this implementation, but I can have my implementation as well, my version. I am bound by contract, so I have to implement, but for same name I can have a different implementation for my class. अब यहाँ देखो, कल को फ्रेमवर्क से एक और इंटरफेस आ गया जिसमें विथड्रॉ मेथड था, इसका नाम है आई काउंट 2. योर क्लास इज इंप्लीमेंटिंग बोथ इंटरफेसेस. इफ आई राइट implicit implementation, that means withdraw is accessible to current account class, I account and I account 2. तीनों के लिए सेम लॉजिक चल रहा है. लेकिन क्लाइंट आ सकता है, बोलेगा क्लाइंट कि यार इस इंटरफेस के लिए मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, आई अकाउंट 2 के लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए और क्लास के लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए. हियर आई एम गोइंग टू मिक्स, हियर आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म. इसको हम बोलते हैं इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म. void I account dot withdraw
आई अकाउंट 2 डॉट विदड्रॉ। अब इस केस में क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल किया तो ये कॉल होगा, इंटरफेस का रेफरेंस आई अकाउंट का रेफरेंस हुआ तो ये कॉल होगा, आई अकाउंट 2 का रेफरेंस हुआ तो ये कॉल होगा। दिस इज कॉल्ड इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंपाइलेबल है। बिल्कुल कंपाइलेबल है, बिल्कुल कंपाइलेबल है। अब इस केस में देखो, I have three withdraw methods. This will go to the current account. This will go to public implementation. This will go to the interface implementation. I account dot withdraw, which is going to be this one. और ये third वाला. This is interface polymorphism. When you have multiple interfaces and same method coming from multiple interfaces, if you have a generic definition which works for all, you will make it as a public. This is called implicit implementation. If you want to provide a different, if you want all interfaces should have their custom implementation, तो आप interface name qualified, इससे बोलते हैं full qualification. इस तरह दे दो. क्लियर हुआ या नहीं? ये है आपका पूरा ऊप्स। डायरेक्ट बताया थे इससे ज्यादा कुछ नहीं है ऊप्स के अंदर। इंडेंटेशन में जब हम सील्ड यूज करते हैं, सील्ड वाला देखो, कल हम बात कर रहे थे, ये हमारा है बेस, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड। इफ आई हैव अ मेथड डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट, ओवरराइड, it will keep on getting overridden, keep on getting overridden and keep on getting available in the child classes. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ लिखा, अभी ओवरराइड किया हुआ है, यहाँ पर भी ओवरराइड हो रहा है, great great grandchild, this is my class, ठीक है। if I write sealed override, then I am getting a error, cannot override inherited method because it is sealed. Sealed means this is not going to be inherited further, ठीक है। तो जिस भी लेवल पे लगाएंगे उसके आगे हम इनहेरिट नहीं करेंगे। अगर मैंने यहाँ लिखा फू 22 और मैंने यहाँ लिखा फू, तो मुझे अवेलेबल है, बट सील्ड मीन्स दिस कैन नॉट बी इनहेरिटेड फर्दर, ओवर रिटन फर्दर। अब हाइड करो, करना चाहते हो तो, बट यू कैन नॉट ओवर राइड इट फर्दर। सो ये आप मेथड्स को भी सील्ड कर सकते हो। सील्ड ओवर राइड, वर्चुअल ओवर राइड, एब्स्ट्रैक्ट ओवर राइड, सील्ड ओवर राइड। वर्चुअल न्यू भी किया था हमने। सो हमने सारे के सारे सिनेरियोज कवर किए, जो भी सिनेरियो, जितने भी सिनेरियो पॉसिबल थे वो सारे हमने कवर किए। इतना ऊप्स अगर आपको आता है, फिर आपको पैटर्न्स की नॉलेज होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी इसी नॉलेज के बेस पर, ऊप्स की नॉलेज के बेस पर हम लोग बनाएंगे एक बेस पेज क्लास। ASP.NET में जब आप काम करते हो तो हम लोग अपना खुद का बेस पेज बनाते हैं, उसमें मेथड्स को इंजेक्ट करते हैं। तो एक छोटा सा एक डेमो देखते हैं, इसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं अभी। So using this knowledge, let's move and create a base page architecture. Base page is base controller design pattern. So I'll create a new website. .NET 2.2 से पहले 1.1 एक DLL बनती थी, प्रोजेक्ट होता था, वेब ऐप, वेब प्रोजेक्ट। 2.2 आया, वेबसाइट हुआ, उन्होंने कहा सिंगल पेज है। फिर
4.2 के बाद से उन्होंने वेब एप्लीकेशन बनाना शुरू किया, उसमें दोबारा से DLL दे दिया एक पेज। तो क्या बेटर है, वेबसाइट बेटर होती है या वेब एप्लीकेशन? देखिए इनिशियली 1.1 में सिर्फ वेब एप्लीकेशन मॉडल था। वेब एप्लीकेशन मॉडल में दिक्कत आता था, इट्स वेरी स्लो इन डेवलपमेंट। एक छोटा सा भी चेंज करना है तो चेंज किया, पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल किया। पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल करो, और एक प्रोजेक्ट में 50-60 प्रोजेक्ट, मैंने ऐसे काम किए प्रोजेक्ट्स के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, जहाँ पर कंपाइल होने में ही 15 मिनट लग जाते थे। मैंने एक बार चेंज कर दिया, बिल्ड किया, उसके बाद बैठे रहो 15 मिनट, उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो गया। अब मैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इतना स्लो डेवलपमेंट था। तो प्लस एक और प्रॉब्लम थी उसमें, अब मैंने एक छोटा सा चेंज करा, पूरे DLL चलो बिल्ड होने में डेवलपमेंट स्लो है, डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम है। मैंने डिप्लॉय करा उस टाइम पे वेबसाइट पहले बात तो 15-20 मिनट के लिए हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद अगर एक छोटे चेंज के लिए मुझे पूरी की पूरी DLL होते थे, QA पूरा टेस्ट करता था। ये प्रॉब्लम थी। ये सारे इश्यूज थे जिनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस। और दूसरी चीज़ है, वेब एप्लीकेशन इनिशियली जब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, उन्होंने IIS के लिए बनाया था, सिर्फ IIS पे चलती थी 1.1 में एप्लीकेशन। आपको IIS पे चलाने के लिए आपको एडमिन राइट चाहिए। एडमिन राइट्स हर IT कंपनी देती नहीं है अपने डेवलपर्स को। तो ये सारे चैलेंजेस थे इनिशियली जब ये .NET इवॉल्व हुआ। तो .NET 2.0 में इन्होंने ASP.NET कंपाइलर, एक न्यू कंपाइलर इंट्रोड्यूस किया, जो कि पेज वाइज कंपाइलेशन उसने दिया, पेज वाइज कंपाइल करता था। उन्होंने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दे दिया, ऐप कोड में डालो, ऐप कोड में हर फाइल की DLL बनेगी। इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट फास्ट हो गया। अब डिबग मोड में जाके वो चेंज करता था, पेज को रिफ्रेश करता था ब्राउज़र पे, और वो चेंजेस नहीं लेने लग जाता था, तो डेवलपमेंट फास्ट हो गया। अब वापस एप्लीकेशन पे क्यों आए, अभी भी एप्लीकेशन तो अभी भी चली रही है। एप्लीकेशन मॉडल आपका सही रहता है बिकॉज आपकी बाइनरीज कम रहती है, ठीक है। तो जब आप डिप्लॉय करते हो तो सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। तो अगर DLLs कम होंगी तो सिक्योरिटी एनक्रिप्शन आसानी से कर पाओगे, और अगर एक DLL पेज वाइज बनेगी तो एनक्रिप्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। कोड सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना आपको, तो इसके लिए वेब एप्लीकेशन मॉडल प्रेफरेबल रहता है। Azure के ऊपर भी वेब एप्लीकेशन चल रहा है, वेब एप्लीकेशन चलती है क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट है वो ईजी रहता है। देखो जनरली अगर आप अपने UAT सर्वर में डाल रहे हो तो कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं। UAT सर्वर है तो मैं Xcopy डिप्लॉयमेंट भी कर सकता हूँ, फाइल्स ही उठा के डाल दी कोड के साथ, वो अपने आप कंपाइल कर लेगा। लेकिन जब मैं प्रोडक्शन में डालने वाला हूँ तो मुझे DLLs या बाइनरीज डालनी पड़ती है, और बाइनरीज भी एनक्रिप्शन के साथ जाती है, क्योंकि कोड सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कोई भी कोड लेके डिकम्पाइल करके ऑब्फस्केशन के लिए हमें एक DLL चाहिए इंडिविजुअल। अब वेबसाइट मॉडल में हर पेज की DLL बनती है, उसको कंपाइल, उसको ऑब्फस्केट करना इज अ टफ टास्क कंपेयर टू सिंगल DLL। इसके लिए होता है पब्लिशिंग मॉडल जो होता है उसके अंदर एक बाइनरी बनती है, DLL बनती है, पूरे प्रोजेक्ट को उठा के एक DLL बना के दे देता है। तो भले टाइम इंक्रीज होता है, टेस्टिंग टाइम तो इंक्रीज हो गई। वैसे भी यार थंब रूल यही कहता है अगर आपने एक पेज भी डाला है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो आप करोगे ही। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पूरा ही टेस्टिंग आता है। इंटीग्रेशन में एक जो पेज जा रहा है उसकी डिपेंडेंसी, हमारा डिपेंडेंसी चार्ट होता है, देखा कि यार इस पेज की डिपेंडेंसी के चार कंपोनेंट बना रहा है, 4 कंपोनेंट टेस्ट करा प्लस एक टेस्ट करा। लेकिन अगर DLL गई तो सब कुछ टेस्ट करा, तो क्यों तो तो DLL में भी तो वही 4 चेंजेस ही डाल के भेजोगे ना। चलिए देखिए अभी हम लोग बनाते हैं एक छोटा सा आर्किटेक्चर। वी आर क्रिएटिंग अ क्लास बेस पेज। नॉर्मली जब आप एक वेब पेज बनाते हो तो देखिए वेब पेज कैसे बनता है। राइट क्लिक, ऐड वेब फॉर्म। तो ये मेरा default.aspx बन गया। If I go here, it inherits from system.web.ui.page। हाँ जी, तो पेज क्लास inherits from system.web.ui.page class। I want to have more control। So more control कैसे मिलेगा? मैंने एक अपना बेस पेज क्लास लिखा, ठीक है। अब आपको पता है पेज लोड मेथड होता है एक,
तो लेट्स से मैं यहीं पर सब कुछ लिखता हूँ, दिस डॉट लोड प्लस इक्वल टू, पूरा फ्रेमवर्क भी मेरा ही चलेगा। मैंने बोला लोड होगा तो ये कॉल कर दो, तो यहाँ से मैंने क्या किया, HTTP request। नहीं मैं HTTP रिक्वेस्ट नहीं लगा, मैं अपना खुद का रिक्वेस्ट बनाऊंगा, ठीक है ना, देखते जाओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया, आई रिक्वेस्ट, आई रिस्पॉन्स, these are abstract methods। पूरा बना के नहीं दिखाऊंगा, मतलब बेसिक टेम्पलेट आइडिया दे रहा हूँ एक। फिर हमने एक बेस पेज क्लास बनाया, इनहेरिटिंग दिस पेज लोड पर हमने क्या किया, वी आर क्रिएटिंग अ कस्टम सर्विस, लेट्स टेक इट दिस कस्टम सर्विस एज योर सर्विस क्लास, एक्चुअल सर्विस विच इज गोइंग टू फेच यू डेटा। हर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट चाहिए होता है, तो हमने एक जेनरिक रिक्वेस्ट बना लिया है हमारी सर्विस के लिए। एक जेनरिक रिक्वेस्ट है आई रिक्वेस्ट। आई रिक्वेस्ट का कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जा सकता है, ठीक है। आई रिस्पॉन्स मीन्स सर्वर से एक रिस्पॉन्स आएगा, तो एवरी पेज जो मॉडल हम लोग बना सकते हैं कि एवरी पेज विल हैव अ रिक्वेस्ट एंड अ रिस्पॉन्स। तो अगर होम पेज है होम रिक्वेस्ट होम रिस्पॉन्स, अगर एम्प्लॉय पेज है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, बट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आई रिक्वेस्ट एंड आई रिस्पॉन्स। तो सर्विस हमारा वही लेगा, सर्विस डॉट गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब जो हमारा बेस ये जो पेज है, रादर देन इनहेरिटिंग दिस इट विल इनहेरिट बेस पेज क्लास। If it is inheriting it, then it must override both methods. ठीक है।
इस पेज का अपना रिक्वेस्ट था, लेट्स से रिक्वेस्ट पेज का है डिफॉल्ट रिक्वेस्ट, तो इस पेज का डिफॉल्ट रिक्वेस्ट विच इंप्लीमेंट आई रिक्वेस्ट। ये क्लास क्या करेगा, इसने अपना रिक्वेस्ट बनाकर रिटर्न कर दिया। यहाँ से होगा क्या, when this method you had called, it return the default request, it will go here, it will call the service with that request, service will call, do something, generate response, right, and return the response. So एक default response भी बना लेते हैं। I response, let's say आई रिस्पॉन्स में एक प्रॉपर्टी रख लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, ये मेरा रिस्पॉन्सेस में एक प्रॉपर्टी आ रहा है। अभी फिलहाल हम यहाँ से रिटर्न करा देते हैं न्यू डिफॉल्ट रिस्पॉन्स, राइट, गेट रिस्पॉन्स। अभी ये देखो, ये गेट रिक्वेस्ट गेट रिस्पॉन्स ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। मैंने डिक्लेयर किया एब्स्ट्रैक्ट और मैंने यूज कर लिया, फ्रेमवर्क मैंने बना दिया, बट ये तब तक नहीं चलेगा जब तक मेरे पास चाइल्ड क्लासेस नहीं आएंगी, ठीक है ना। अब जैसे ही कोई पहला चाइल्ड आएगा, उसने बेस पेज से इनहेरिट किया, उसके बाद कहीं पेज लोड नहीं है, वो पेज लोड लिखेगा भी तो भी फायर नहीं होगा उसका, क्योंकि अब आप फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चल रहे हो। फ्रेमवर्क आपको पेज लोड नहीं देता, फ्रेमवर्क आपको ये दो मेथड देता है। वो बोलता है मुझे रिक्वेस्ट दो, मैं रिस्पॉन्स दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ एंड वेयर टू फेच द डेटा फ्रॉम, जस्ट गिव मी द रिक्वेस्ट, आई विल गिव यू द रिस्पॉन्स एंड यू रेंडर, बिकॉज इट्स नॉट योर प्रॉब्लम टू फेच डेटा, इट्स नॉट योर कंसर्न, इट्स द कंसर्न ऑफ सर्विस लेयर। हाउ टू कॉल सर्विस, दैट्स ऑल्सो नॉट योर कंसर्न, you just give me your request। रिक्वेस्ट में क्या आएगा, टेबल को हिट करना तो प्राइमरी कीज, तो आप अपनी रिक्वेस्ट बना के पास करोगे फ्रेमवर्क को, फ्रेमवर्क हिट करेगा सर्विस को या डेटाबेस को, रिस्पॉन्स बनाएगा, आपको देगा, आप रिस्पॉन्स को यूज करोगे। तो वेरी लूजली कपल्ड, ठीक है। यहाँ रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अभी मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज, ठीक है नहीं। अभी हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, लेट्स चेक द फ्लो। तो इसने हिट किया यहाँ पर, कॉल स्टैक देखते हैं कहां से आया ये, बेस पेज ऑन लोड, यहां से इसने फायर किया गेट रिक्वेस्ट, बट सिंस दिस वाज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इट कॉल्ड द ओवररिडन इंप्लीमेंटेशन। गेट रिक्वेस्ट कॉल हुआ, गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा, डिफॉल्ट रिक्वेस्ट रिटर्न कर देगा, रिटर्न करने के बाद ये कॉल जाएगी सर्विस को, जब यहाँ रिक्वेस्ट रिटर्न होगा इट विल कॉल द सर्विस। सी, इसने सर्विस को कॉल किया, सर्विस ने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स आ गया। अब इसने गेट रिस्पॉन्स कॉल किया, दिस इज अगेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो द ओवररिडन इंप्लीमेंटेशन विल गेट कॉल्ड व्हिच इज दिस वन, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज आ गया और ये आपका पेज पर डिस्प्ले हो गया। सो एक छोटा सा हमने फ्रेमवर्क बनाया, और ये जो हमने यूज किया डिजाइन पैटर्न, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाकर, इसको हम लोग टेम्पलेट मेथड पैटर्न भी बोलते हैं, टेम्पलेट मेथड पैटर्न, because we have created template methods which the child is overriding and they are fitted into the architecture। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ से कितना सिंपल हो गया, हर पेज के लिए फाइंड आउट, बस दो क्लास बनाओ, हर पेज के लिए एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, वो अपनी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बना के अपने बेस पेज को दे देगा। किस मेथड में? गेट रिक्वेस्ट मेथड में। गेट रिक्वेस्ट मेथड से उसने रिक्वेस्ट बना के दे दिया,
इट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट एक डेवलपर, नॉर्मल जूनियर डेवलपर आपके पास आया, आपने बोला बस मुझे ये पैरामीटर दे दो, आपने दे दिया, रिस्पॉन्स बना के दिया, वो रेंडर करेगा। उसको डेटा एक्सेस लेयर के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं। प्रेजेंटेशन लेयर वाले बंदे का काम हो गया खाली प्रेजेंट करना, बाकी सारा काम आप कहाँ कर रहे हो? सब बेस पेज में लॉजिक एक बार आपने लिख दिया होता है, सारा लॉजिक सर्विस साइड पे पड़ा हुआ है। एक पेज पे लिख दिया तो पेज पे ऐसे ही अपडेट करना हो तो 2 और मेथड लिख दो। अपडेट कब करते हो? पेज लोड के बाद, जब ये सारा काम हो गया, यूजर ने कर दिया सब कुछ, बटन क्लिक पर होगा कुछ, तो बटन क्लिक पर आप 2 और मेथड दे दो ओवर रिटर्न, जिनको आप कॉल मत करो, इनको तो कॉल किया था, जैसे अपडेट, गेट अपडेट रिक्वेस्ट एंड अपडेट। गेट अपडेट रिक्वेस्ट में अपनी अपडेट रिक्वेस्ट बनाएगा, कैसे? यूआई से डेटा उठा के भरेगा और अपडेट रिक्वेस्ट मेथड को दे देगा, रिस्पॉन्स अपडेट हो गया। यही तो 4 ही तो पढ़ने हैं CRUD वाले, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। उसके लिए मेथड बना के आपने दे दिए कि यहाँ पर अपना कोड डालो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इतने से ही मतलब है आपको। डेटाबेस में कैसे डालना है, क्या करना है, वो सर्विस का काम है। तो एक सर्विस की टीम होगी जो पूरी की सारी सर्विस लिख रही होगी, उनके पास लॉजिक होगा किस टेबल में डेटा जाना है, कैसे जाना है। इससे हम क्या मांग रहे हैं? इसको हमने एक्सपोज कर दिए DTOs, इस पेज के लिए ये DTOs हैं, ये दे दो, बाकी हम काम कर लेंगे। ठीक है ना? तो आपने देखा यहाँ पर पेज लोड वगैरह कुछ नहीं, हमने अपना बेस पेज बनाया एंड वी इंजेक्टेड आवर मेथड्स इनटू पेज लाइफ साइकिल। हमने अपने मेथड पेज लाइफ साइकिल में इंजेक्ट किए, पेज लोड पर अब ये मेथड्स कॉल हो गए, एंड दैट इज व्हाट द system.web.ui.webpage वाज डूइंग फॉर यू। अगर ये देखोगे ना जाकर वेब पेज system.web.ui.page, इसमें भी इंटरनली ऐसी ही कहानियां हो रही है। समझ आया? क्लियर है? डिफॉल्ट वाली क्लास पार्शियल क्यों बनाई थी? वो पार्शियल इसलिए होती है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आती है, एक डिज़ाइनर कंपोनेंट और एक कोड कंपोनेंट। ठीक है? 2 तरह के कोडिंग मॉडल होते हैं, इनलाइन मॉडल और कोड बिहाइंड मॉडल। अभी हम कोड बिहाइंड मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो कोड बिहाइंड में UI अलग होता है और कोड अलग होता है। UI क्लास अलग कंपाइल हो रही है, कोड क्लास अलग कंपाइल हो रही है, रन टाइम पे मिलकर एक क्लास बन जाती है, इसीलिए पार्शियल क्लास है। इसी चीज को अगर हम MVC में भी कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हो यार, आपके ऊपर है। मैंने पैटर्न बना के दिखा दिया आपको कैसे चलता है, कैसे बनता है। इसको बोलते हैं बेस कंट्रोलर डिजाइन पैटर्न। पेज कंट्रोलर, नॉर्मली पेज कंट्रोलर होता है, लेकिन अब कॉमन बेस पेज बना दिया तो बेस कंट्रोलर होता है। MVC यूज करता है फ्रंट कंट्रोलर। ठीक है? इवेंट्स एंड डेलीगेट्स देखते हैं। इवेंट्स एंड डेलीगेट्स के लिए सेपरेट रिकॉर्ड कर देते हैं। हाँ